हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आज हम बचे हुए आपके 3 सेक्शंस करेंगे इस चैप्टर के। सेक्शन 136, 137 और 138। इसमें से जो पहला सेक्शन है हमारे पास वो सेक्शन 136 है। सिंपल सेक्शन है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुननी है। क्या कहता है? सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। देखो बेटा, पहले ना मेरी एक छोटी सी बात समझो कि ये जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं, इसमें इस सेक्शन में 4 मेन बातें हमें समझनी है। 4 मेन बातें बेटा, कौन कौन सी हैं 4 मेन बातें? सर्कुलेशन किसका? पहली बात, सर्कुलेशन किसका। अच्छा, सेकंड बात आती है सर्कुलेशन किसको, हु। थर्ड बात आती है सर्कुलेशन कैसे, और फोर्थ बात आती है सर्कुलेशन कितने समय में। तो ये 4 बातें अगर समझ लेना तो आपका 80-85% ऑफ द सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ मिसलेनियस बातें हैं वो पढ़ेंगे। तो मेन 4 बातें आपको समझनी है। सर्कुलेशन किसका, किसको, कैसे और कितने समय में। ये 4 बातें बेटा हमें समझनी है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर आप लिखोगे मेरे साथ साथ, सर्कुलेशन बेटा किसका। तो देखो आपको ना सेक्शन में ही दे रखा है सर्कुलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का भी सुनना। सर्कुलेशन किसका होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का। पता है यहां पर ये जो वर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स है, इसका क्या मतलब है बेटा? सर्कुलेशन ना हर उस डॉक्यूमेंट का होगा जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो यहां पर हम हर उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं जिसका प्रेजेंटेशन होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जिस डॉक्यूमेंट को मेंबर्स के सामने पेश किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। हम हर उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा ऑडिट रिपोर्ट की, जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा बोर्ड रिपोर्ट की। ये वो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। तो मेरे को बताओ ये सेक्शन किसके सर्कुलेशन की बात करता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट विच आर लेड बिफोर मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। तो कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं? विच आर लेड before members, which are laid before members in annual general meeting। मैं हर उस डॉक्यूमेंट के सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं जो मेंबर्स के सामने पेश किया जाता है बेटा, रखा जाता है इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, चलो पहली बात। अच्छा, मैं आपको बेटा एक छोटी सी बात और बता दूं। ये ये सर्कुलेशन, इन डॉक्यूमेंट्स का सर्कुलेशन किसको किया जा रहा है बेटा? इन डॉक्यूमेंट्स का सर्कुलेशन बेटा किसको किया जा रहा है? इन डॉक्यूमेंट्स का सर्कुलेशन किया जाएगा मेंबर्स को। इन डॉक्यूमेंट्स का सर्कुलेशन किया जाएगा डिबेंचर ट्रस्टीज को। लिखो, इन डॉक्यूमेंट का सर्कुलेशन किया जाएगा मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टी को, और हर उस पर्सन को who is entitled to receive, who is entitled to receive notice of GM। तो हर उस पर्सन को सर्कुलेशन होगा
जिसके पास जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव करने का बेटा क्या है, राइट। तो यह बात याद रखना है, सर्कुलेशन मेंबर्स को किया जाएगा, सर्कुलेशन डिबेंचर ट्रस्टीज को किया जाएगा, और हर उस पर्सन को किया जाएगा हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। बेटा एक बात मैं आपको और बताऊं जो आप थोड़ी सी सोचो कि हम ये सर्कुलेशन कर क्यों रहे हैं बेटा। बेटा पता है ये सर्कुलेशन करा क्यों जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग बेटा जिस दिन होती है ना, ध्यान से सुनो बेटा, मैं एक काम की बात आपको पहले बता दूं, सुनो, थोड़ी स्पेस छोड़ के बेटा बनाना। ये सपोज बेटा यहां पर एनुअल जनरल मीटिंग होनी है और आपने सेक्शन 101 में पढ़ा है नोटिस, एजीएम से 21 क्लियर डेज पहले, 21 क्लियर डेज पहले एटलीस्ट आपको बेटा क्या देना पड़ता है, जनरल मीटिंग का नोटिस सबको देना पड़ता है बेटा, मेंबर्स को। बेटा पता है सुनो, जब आप मेंबर्स को नोटिस भेजोगे ना, तो नोटिस के साथ बेटा आप ये सब चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, पता है ये सब आप ना अटैच करके भेजोगे बेटा नोटिस के साथ। याद रखना, मेंबर्स को जब नोटिस भेजोगे तो नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सब आप अटैच करके भेजोगे। क्यों बेटा, पर्पस क्या है, क्यों हम ये अटैच करके भेज रहे हैं, ताकि बेटा मेंबर्स मेंबर्स जब एजीएम अटेंड करने आए ना बेटा, मेंबर्स जब एजीएम अटेंड करने आए तो वो बेटा फुल्ली प्रिपेयर्ड आए, उन्हें पता हो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और कंपनी से अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सके। अब सोचो ना, अगर आप ये इन डॉक्यूमेंट्स का सर्कुलेशन नहीं करते हो और मेंबर्स बिना ये पढ़े एजीएम में आते हैं, तो अपने आप सोचो अगर एक एक मेंबर एजीएम में ये सब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने बैठेगा तो बेटा एजीएम में कितना समय खराब होगा। तो इसीलिए ना मेंबर्स को 21 दिन पहले एटलीस्ट इन सब की एक कॉपीज भेज दी जाती हैं, ताकि मेंबर्स जब एजीएम अटेंड करने आए तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आए, फुली प्रिपेयर्ड आए, कोई भी डाउट्स हो तो वो एजीएम में उस मैटर को टेकअप कर सकते हैं। बात बेटा समझ आई। चलो अभी आगे आओ, कॉपी कर लो इससे पहले, लो बेटा कॉपी कर लो। कॉपी कर लो सब। कर लिया बेटा। चलो अब अगली बात आती है, सर्कुलेशन बेटा कैसे होगा, मोड क्या होंगे। तो बेटा सर्कुलेशन करने के ना दो तरीके हैं, या तो आप बेटा इलेक्ट्रॉनिकली, बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस आप उन्हें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स भेजो, या तो इलेक्ट्रॉनिकली, या आप उन्हें फिजिकल कॉपी भेजो। भाई दो ही रास्ते हैं, या तो आप इन्हें पेपरलेस फॉर्म में भेजो या फिजिकल कॉपी भेजो, ठीक है। तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो कौन सी कंपनीज हैं बेटा, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उन्हें तो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू ही भेजना पड़ेगा, या फिर जो
पब्लिक कंपनीज हैं, मतलब अनलिस्टेड की बात हो रही है। देखो लिस्टेड को तो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक कंपनीज है, अनलिस्टेड, ऑब्वियसली बात मैं बात कर रहा हूं, अनलिस्टेड, हैविंग 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 नेट वर्थ, हैविंग नेट वर्थ मोर देन इक्वल टू ₹1 करोड़, एंड एंड है बीच में, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू, ना 2 मिनट, नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़। तो एक बात बेटा याद रखना, जो लिस्टेड कंपनी है या फिर जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, हैविंग नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, उन्हें तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू ही भेजना है, ठीक है। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू ही भेजना है। अभी सुनना बेटा, इसमें ना 2 मिनट जरा, ये आपने नीचे वाला कॉपी कर लिया सबने, मैं रब कर रहा हूं, ये कॉपी कर लो इतने बेटा, ये मैं रब कर रहा हूं सारा। देखो बेटा, अच्छा मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा जो लिस्टेड कंपनी है या जो पब्लिक कंपनी है, हैविंग नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ और टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, उन्हें तो बेटा सर्कुलेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू ही करना पड़ेगा। और बेटा इस केस में भी ना, इस केस में भी किनको किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, किनको, जो होल्ड करते हैं शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, जो होल्ड करते हैं शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, या 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 अदर शेयर होल्डर्स, अदर शेयर होल्डर्स who have given their consent, who have given their consent। क्या मतलब है बेटा, मैं आपको समझाता हूं, पहले कॉपी करो इसे, फिर समझाता हूं। बेटा उनका कहने का मतलब पता है क्या है, उनका कहने का मतलब है जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है या जो पब्लिक कंपनी है, हैविंग नेटवर्थ मोर देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, उन्हें तो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स का सर्कुलेशन करना पड़ेगा। किनको बेटा, उनको जो शेयर्स होल्ड करते हैं डीमैट फॉर्म में, यानी इन कंपनीज को, इन कंपनीज को सबको नहीं भेजना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को भेजना है जो शेयर्स डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हैं, या जिन्होंने, जो डीमैट फॉर्म में होल्ड नहीं करते लेकिन उन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि कोई बात नहीं, आप हमें भेज दो डीमैट फॉर्म में, ठीक है। बाकी सब कंपनीज को बेटा अदर केसेस में आपको फिजिकल कॉपी ही भेजनी पड़ेगी। तो मेरे को बताओ, जैसे जैसे एक बार बताओ, जैसे वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने जो डीमैट फॉर्म में शेयर्स होल्ड नहीं करते और उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया है, तो उन्हें बेटा फिजिकल कॉपी ही देनी पड़ेगी ना। बात समझ आई सबको? या फिर जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वाला रूल अप्लाई नहीं करता, तो उन्हें कौन सी कॉपी भेजनी पड़ेगी बेटा, फिजिकल कॉपी भेजनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया बेटा मोड। अब सुनना मेरी बात, अब अगली बात करते हैं, ये आपको सर्कुलेशन कितने समय में करना है बेटा। नोटिस कितने दिन पहले जाता है? 21 डेज पहले, वही सेम है। सर्कुलेशन भी होगा एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एजीएम। भाई नोटिस के साथ ही तो जाते हैं ये। जब नोटिस एटलीस्ट 21 दिन पहले जाएगा तो सर्कुलेशन इनका वो भी तो 21 दिन पहले होगा।
बात समझ आई बेटा? अच्छा, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उस केस में 21 दिन की जगह बेटा 14 दिन का समय है। मतलब एटलीस्ट 14 डेज पहले आपको सर्कुलेशन करना है अगर सेक्शन 8 कंपनी है। अब सुनना, मैंने आपको क्या कहा, आपको एटलीस्ट 21 डेज पहले सर्कुलेशन करना पड़ेगा। अब बेटा इस रूल का ना, इस रूल का एक एक्सेप्शन है, इस रूल का एक एक्सेप्शन है। और बेटा एक्सेप्शन पता है क्या है? एक्सेप्शन है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। पता है बेटा इसका एक्सेप्शन क्या है? सुनो सुनो, अगर हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके पास शेयर कैपिटल है, तो अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होल्ड करते हैं एटलीस्ट 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वो अपना कंसेंट दे दें। कितने? एटलीस्ट शेयर होल्डर्स होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो शेयर होल्डर्स हैविंग एटलीस्ट 95% ऑफ वोटिंग पावर। तो मुझे बताओ, अगर अगर 95%, अगर शेयर होल्डर्स होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर अपना कंसेंट दे दें, अपना कंसेंट दे दें, अपनी मंजूरी दे दें, तो उस केस में बेटा सर्कुलेशन का पीरियड 21 डेज से कम हो सकता है। तो इन दो केसेस में अगर इतने लोग अपना क्या दे दे, कंसेंट, तो पीरियड कैन बी लेस देन 21 डेज। तो याद रखना पीरियड हमेशा कितना होगा, एटलीस्ट 21 डेज। 21 डेज से कम हो सकता है क्या? बिल्कुल। अगर शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अपना क्या दे देते हैं, कंसेंट, तो पीरियड 21 डेज से कम हो सकता है, नहीं तो बेटा नहीं हो सकता। चलो बच्चे कॉपी करो, फिर अगले कुछ मिसलेनियस बातों पे चलते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, आपको सर्कुलेशन करना पड़ेगा एटलीस्ट 21 डेज पहले। क्या पीरियड 21 डेज से कम हो सकता है? हो सकता है, प्रोवाइडेड शेयर होल्डर्स होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर एज द केस में भी अपना क्या दे दें बेटा, कंसेंट दे दें। कर लो, कॉपी कर लो। कर लिया बेटा? चलो आओ अब हम ना कुछ बेटा मिसलेनियस बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन की। मिसलेनियस पॉइंट्स। अब बेटा इन मिसलेनियस पॉइंट्स में ना मैं आपसे पहला डिस्कशन करूंगा लिस्टेड कंपनीज के बारे में कुछ बातें। किसके बारे में? लिस्टेड कंपनीज के बारे में। लिखो बेटा, मिसलेनियस पॉइंट्स लिस्टेड कंपनीज के बारे में कुछ बातें। पता है अब लिस्टेड कंपनीज के केस में उन्होंने क्या कहा कि लिस्टेड कंपनीज के केस में ना जरूरी नहीं है कि उन्हें सर्कुलेट करने पड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़े मेंबर्स को। जरूरी नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, वो मेंबर्स को इंस्पेक्शन करने का मौका दे सकते हैं। कहां पर? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कब? ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, एटलीस्ट 21 डेज पहले। बिफोर द डेट ऑफ एजीएम। तो बेटा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर लिस्टेड कंपनी
डॉक्यूमेंट्स को सर्कुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो लिस्टेड कंपनी के पास एक ऑल्टरनेटिव और है, और वो क्या कि लिस्टेड कंपनी अपने मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टीज को एक इंस्पेक्शन का मौका दे सकती है रजिस्टर्ड ऑफिस पे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, कम से कम 21 दिन पहले, बिफोर द डेट ऑफ एजीएम। तो एक बात याद रखना, अगर कोई लिस्टेड कंपनी सर्कुलेशन नहीं करती है और मेंबर्स को इंस्पेक्शन का मौका दे देती है, तो इसे माना जाएगा कॉम्प्लायंस ऑफ सेक्शन 136। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में बातें कर रहा हूं बेटा। अच्छा, सेकंड, पहले इतना कॉपी करो। फिर बेटा लिस्टेड कंपनी के केस में ना एक बात और है, क्या कि लिस्टेड कंपनी को एक स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी, ठीक है, मेंबर्स को। स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा? सेलियंट फीचर्स इट विल कंटेन सेलियंट फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनके कुछ समरी इस स्टेटमेंट में क्या होगी? मेंशन। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, फिर ये तो हो गई दो बातें, अभी सुनना तीसरा पॉइंट। मैं लिस्टेड कंपनी के केस में ही बात कर रहा हूं। लिस्टेड कंपनी को बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पे भी क्या करने पड़ेंगे बेटा? प्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर लिस्टेड कंपनी की बेटा कोई सब्सिडरी है या सब्सिडरीज है, तो याद रखना सब्सिडरी के भी ऑडिटेड अकाउंट्स उसे वेबसाइट पे प्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखना ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरीज, ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरीज, वो भी उसे प्लेस करने पड़ेंगे। कॉपी करते रहो साथ साथ, कॉपी करो पहले इतना। अब बेटा इमेजिन करो कंपनी की ना, सुनो ध्यान से, कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है। क्या है? कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी, मतलब वो सब्सिडरी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पर बेटा? आउटसाइड इंडिया, फॉरेन सब्सिडरी है, पक्का। तो उन्होंने कहा अगर कंपनी की कोई सब्सिडरी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको उस सब्सिडरी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरी आपको पोस्ट वेबसाइट पे प्लेस करनी पड़ेंगी बेटा। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट लिखो पहले। अच्छा, फिर उन्होंने बेटा एक बात और कही कि अगर कोई फॉरेन सब्सिडरी है कंपनी की, ठीक है, और और फॉरेन लॉस के हिसाब से इस सब्सिडरी को ऑडिट नहीं करवाना है, फॉरेन कंट्री के लॉस के हिसाब से इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट सेल्फ ऑडिटेड, तो उस केस में आप फॉरेन सब्सिडरी की अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही वेबसाइट पे क्या करोगे? प्लेस करोगे। अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही वेबसाइट पे क्या करोगे? प्लेस। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर फॉरेन सब्सिडरी
को ऑडिट करवाना है तो उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लेस कर दो। अगर फॉरेन सब्सिडरी को ऑडिट नहीं करवाना है एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, तो उस केस में उसकी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, प्लेस। और एक बात याद रखना, अगर फॉरेन सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको एक ट्रांसलेटेड कॉपी इंग्लिश में आपको वेबसाइट पे प्लेस करनी पड़ेगी। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? सपोज भाषा जर्मन है, तो भैया जर्मनी की भाषा कौन समझेगा यहां पर इंडिया में, तो आपको जर्मन लैंग्वेज को इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। लो बेटा, ये हो गया। बाकी बेटा एक बात मैं और बता दूं आपको, ये तो मैंने जो पॉइंट्स बताए ना, 6 पॉइंट, ये तो लिस्टेड कंपनी के लिए थे। बाकी एक दो पॉइंट्स हैं जो ऑल कंपनीज के लिए हैं, एक दो पॉइंट्स ऑल कंपनीज के लिए हैं। और वो क्या है, हर कंपनी अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने का क्या देगी, मौका। कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, वर्किंग आवर्स। ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर कोई मेंबर कंपनी से किसी सब्सिडरी या सब्सिडरीज की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी मांगता है, तो कंपनी का यह फर्ज बनता है कि उसको कॉपी क्या करे, प्रोवाइड करे। कॉपी ऑफ सबसे लिखना, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्लिक अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ सब्सिडरी टू मेंबर हु आस्क्स फॉर इट, टू मेंबर हु आस्क्स फॉर इट। तो लो बेटा, ये आपका खत्म हो गया सेक्शन 136। कॉपी करो बेटा, फिर 137 शुरू करेंगे। कॉपी कर लो इसे, करें बेटा शुरू। चलो आ जाओ, सेक्शन 137, हेडिंग लिखो, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। चलो बेटा, ध्यान से मेरी बात समझनी है। मैं एक चार्ट बना रहा हूं, जरा मेरे साथ साथ बनाओ बेटा। एजीएम, बनाओ पहले। हेल्ड, नॉट हेल्ड, हेल्ड, नॉट हेल्ड। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। अडॉप्टेड, अनअडॉप्टेड। चलो ये बना लो बेटा चार्ट। एजीएम हेल्ड, नॉट हेल्ड, अडॉप्टेड, नॉट अडॉप्टेड। बनाओ बेटा, फिर समझते हैं इसे। सुनो, अब पता बेटा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा उन्होंने कहा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई है ना, और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं हम, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं हम, ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं हम, बोर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये सेक्शन कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, जो बोर्ड रिपोर्ट बनाई है, ये एजीएम में आप क्या करोगे बेटा,
मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करोगे। मेंबर्स के सामने क्या करोगे? प्रेजेंट। अब सुनो, मेंबर्स ने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को अपनी मंजूरी दे दी, और एक बार उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी ना, तो बेटा एजीएम के 30 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, आपको इन सब की एक कॉपी आपको किसके पास फाइल करनी पड़ेगी? टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। तो एजीएम के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, इन सब की एक कॉपी बेटा आपको आरओसी के पास फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, सुनो बेटा, कई बार क्या होता है, मेंबर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या ऑडिट रिपोर्ट को या बोर्ड रिपोर्ट को अपनी मंजूरी नहीं देते हैं बेटा, वो उसे अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में पता है आपको क्या करना है? विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, अ कॉपी ऑफ अनअडॉप्टेड, a copy of unadopted financial statements etc to be filed with registrar। तो उस केस में अगर अडॉप्ट नहीं भी करा है ना उन्होंने, अगर मंजूरी नहीं भी दी है, तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही कॉपी हमारे पास क्या कर दो? फर्निश कर दो एजीएम के 30 दिनों के अंदर अंदर। तो एक बात बताओ, अगर अडॉप्ट कर लिया है तो अडॉप्टेड की कॉपी फाइल कर दो, नहीं अडॉप्ट करा है तो अनअडॉप्टेड की कॉपी फाइल कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, इस केस में बेटा ये प्रोविजनल बेसिस पे है, टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को मेंबर्स की मंजूरी नहीं मिली है। तो ये प्रोविजनल बेसिस पे। मुझे एक बात बताओ, फाउंडेशन के लिए जब इनिशियल रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कराया था, तो आपका रजिस्ट्रेशन बेटा कौन सा हुआ था? प्रोविजनल हुआ था। क्यों? प्रोविजनल का मतलब क्या था बेटा? प्रोविजनल का मतलब था टेम्पररी बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका। आपको बाद में 12th की मार्कशीट भेजनी पड़ेगी, तभी वो रजिस्ट्रेशन पक्का माना जाएगा। तो यहां पर भी जो आपने ये फाइलिंग करी है, ये प्रोविजनल बेसिस पे करी। अब इसके बाद बेटा क्या होता है? इसके बाद एक एडजर्न्ड जनरल मीटिंग दोबारा से होल्ड करी जाती है बेटा। सपोज उस एडजर्न्ड जनरल मीटिंग में उन्होंने क्या कर ली? अडॉप्ट कर ली, अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। तो अब आपको अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटसेट्रा की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास। कितने दिनों के अंदर अंदर? एडजर्न्ड मीटिंग के 30 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ adjourned general meeting, file copy of adopted, file copy of adopted financial statements etc। समझे आप सब? तो जो एजीएम थी उसमें इनिशियली तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन आरओसी ने कहा कोई बात नहीं, आप 30 दिनों के अंदर अंदर जो एक्सेप्ट नहीं भी करी ना तब भी सबमिट करो। हां, अगली जो जनरल मीटिंग हुई उसमें उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस जनरल मीटिंग के 30 दिनों के अंदर अंदर अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको आरओसी के पास जमा करवाना पड़ेगा बेटा। कॉपी करो इसे। फिर बात करते हैं, व्हाट इफ अगर एजीएम ही नहीं हुई, अगर एजीएम ही नहीं हुई, तो उस केस में बेटा आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स प्लस एक और चीज है इसमें, स्टेटमेंट आपको फाइल करनी पड़ेगी आरओसी में। सर ये स्टेटमेंट किस बात की? एक्सप्लेनिंग
रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम। आपको बताना पड़ेगा आरओसी को कि आपने एजीएम इस साल होल्ड क्यों नहीं करी। एक्सप्लेनिंग रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम, ये आपको फाइल करना पड़ेगा किसके पास? आरओसी के पास, विद इन 30 days फ्रॉम लास्ट डेट on which AGM should have been held. On which AGM should have been held. तो जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स प्लस स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग रीजंस फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम आपको फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। बेटा कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। कर लिया बेटा? चलो एक दो बातें बेटा और। अब सपोज वही बात जो मैंने अभी ऊपर करी थी, अगर सपोज कोई फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है जिसको फॉरेन कंट्री के लॉस के हिसाब से ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है, तो उसके केस में आपको अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आपको फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के पास बेटा। और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं किसी और लैंग्वेज में अदर देन इंग्लिश, तो आपको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटे। ठीक है? अच्छा, ओपीसी के केस में बेटा, ओपीसी के केस में याद रखना, ओपीसी के केस में आरओसी के पास फाइलिंग होगी विद इन 180 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओपीसी के केस में एजीएम से 30 दिन बाद नहीं है, साल खत्म होने के 180 दिनों के अंदर अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है? अच्छा एक बात याद रखना बेटा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये फाइल होंगी बेटा फॉर्म नंबर एओसी 4 में। ठीक है? और ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना बेटा, ये फाइल होंगी फॉर्म नंबर एओसी 4 सीएफएस में। एओसी मतलब अकाउंट ऑफ कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्निश होंगी एओसी 4 में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्म नंबर एओसी 4 सीएफएस में। ठीक है बेटे? अच्छा, अब मैं एक बात आपको और करा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। फाइलिंग इन XBRL। व्हाट इज दिस XBRL? X मतलब एक्सटेंशन, B stands for business, R stands for reporting and L stands for language। तो बेटा बेसिकली ना कुछ कंपनीज के केस में ना, कुछ कंपनीज के केस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटसेट्रा की फाइलिंग इस फॉर्मेट में करनी पड़ेगी, XBRL फॉर्मेट में आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ ना, पीडीएफ फॉर्मेट होता है, डॉक फॉर्मेट होता है डीओसी, एक्सएलएस फॉर्मेट होता है, पीपीटी फॉर्मेट होता है, वैसे ही एक फॉर्मेट है XBRL, एक्सटेंशन बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। कुछ कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग कौन से फॉर्मेट में करनी पड़ेगी बेटा? XBRL फॉर्मेट में। अच्छा, कौन सी कंपनीज हैं बेटा ऐसी जिनको XBRL फॉर्मेट में फाइलिंग करनी है? लिखो,
लिस्टेड कंपनीज पहली बात, तो सारी लिस्टेड कंपनीज को XBRL फॉर्मेट में करनी है। ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 5 करोड़, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, ठीक है, या फिर कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with companies Indian accounting standard rules 2015। तो या तो बताओ बेटा कंपनी कौन सी हो, लिस्टेड, या पेड अप कैपिटल हो 5 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर हो 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर वो कंपनी जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 के हिसाब से बनानी है, ठीक है। बाकी बेटा कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये तो हैं जिनके ऊपर एप्लीकेबल है XBRL। अब मैं बात करता हूं उन कंपनीज की जो नॉट एप्लीकेबल है, जिनके ऊपर ये वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं करेगा। तो बेटा याद रखना, NBFCs के ऊपर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर ये फाइलिंग इन XBRL फॉर्मेट अप्लाई नहीं करता है। ऑल्दो लिस्टेड होंगी, ऑल्दो पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, ऑल्दो टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इनको XBRL फॉर्मेट में फाइलिंग नहीं करनी है बेटा, ठीक है। और लास्ट बेटा इसमें पॉइंट है हमारा पेनल्टी का। लास्ट पॉइंट है बेटा पेनल्टी का, कॉपी करो पहले इतना। तो इसमें भी बेटा पेनल्टी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंपनी के ऊपर पेनल्टी है बेटा 1000 पर डे, मैक्सिमम जा सकती है बेटा 10 लाख रुपए तक, ठीक है। और और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी का, उसके ऊपर बेटा पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपए की, प्लस प्लस 100 रुपीज पर डे। 1 लाख रुपए तो सीधी सीधी, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग है, चलता जा रहा है, तो 100 रुपए रोज का, मैक्सिमम 5 लाख रुपए की पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। और अगर देर इज नो MD और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी में कोई MD नहीं है, कोई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं है, तो ऑथराइज्ड डायरेक्टर, जो भी ऑथराइज्ड डायरेक्टर था, जो भी ऑथराइज्ड डायरेक्टर था, अगर कोई ऑथराइज्ड डायरेक्टर भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर। इफ नो ऑथराइज्ड डायरेक्टर, इफ नो ऑथराइज्ड डायरेक्टर, देन ऑल डायरेक्टर्स, तो सबके ऊपर पेनल्टी लगेगी बेटा, देन ऑल डायरेक्टर्स। तो कंपनी के ऊपर 1000 रुपए रोज का, मैक्सिमम 10 लाख तक जा सकती है। MD और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ऊपर 1 लाख रुपए तो सीधा सीधा, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग वन है तो 100 रुपए रोज का, पेनल्टी मैक्सिमम जा सकती है 5 लाख। अगर MD भी नहीं है, CFO भी नहीं है, तो ऑथराइज डायरेक्टर, अगर कोई ऑथराइज डायरेक्टर है ही नहीं तो सारे डायरेक्टर। यह आपकी पेनल्टी है सेक्शन 137 में बेटा, कॉपी करो। फिर आपका लास्ट सेक्शन करेंगे 138। चलो बच्चे,
आओ अब सेक्शन 138 क्या है? सेक्शन 138, बेटा सेक्शन 138 है ऑन इंटरनल ऑडिट। वैसे ना ये बहुत डिटेल में आप लोग ऑडिटिंग में पढ़ोगे ग्रुप 2 में, थोड़ा सा हम डिस्कशन यहां पर करेंगे। सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट, हेडिंग लिखो बेटा, करना शुरू करते हैं। पहले बेटा एक बात समझो, कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है बेटा? तो याद करना बेटा, याद रखना, हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना है। और या फिर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, क्या है? कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। मैंने क्या कहा? अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसे तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना है। और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसके जिसके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स जिसके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स मोर देन इक्वल टू 25 करोड़ है, या फिर जिसकी पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, या फिर जिसका आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, या फिर बेटा जिसका टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 200 करोड़ है। देखो आप नोटिस करो, याद कैसे रखेंगे सर ये? तो बेटा कुछ नहीं, बस इसका सीक्वेंस याद रखना। पहले क्या है? डिपॉजिट, फिर क्या है? पेड अप कैपिटल, फिर है आउटस्टैंडिंग लोन, और फिर है बेटा टर्नओवर। और रही बात इनकी, तो डबल है, इनकी तो डबल है, 100 से 200 डबल है। तो सीक्वेंस ना बस नाम याद रख लेना, पहले है डिपॉजिट, फिर पेड अप कैपिटल, फिर लोन्स, और फिर टर्नओवर, और लिमिट 25, 50, 100, 200, डबल डबल। ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसे तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना है। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसे सिर्फ अपॉइंट तब करना है अगर उसके डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, लोन 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है। और ये आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है, ये आपको करंट का नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब सुनो, अब सुनो, यहां पर मेरे को बताओ, सुनो सुनो, लिस्टेड कंपनी की बात हो गई, ठीक है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी का क्या है बेटा? हर प्राइवेट कंपनी को ना इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना, सिर्फ उसी प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है जो लास्ट वाली दो कंडीशंस में से एक को क्या कर ले? फुलफिल। एनी वन ऑफ द टू। तो इन दो में से, कौन से दो में से? लोन और टर्नओवर, इन दो में से कोई एक भी शर्त पूरी हो गई प्राइवेट कंपनी के केस में, तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा बेटा। बात समझ आई बच्चे? क्लियर हो गया सबको? अच्छा, कॉपी करो पहले इतना, फिर आगे चलते हैं। बेटा कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करते हैं। हु कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है बेटा? तो बेटा इंटरनल ऑडिटर पता है कौन बन सकता है? कोई चार्टेड अकाउंटेंट,
प्रैक्टाइजिंग और नॉट, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा उससे फर्क नहीं पड़ता है चार्टेड अकाउंटेंट। और कॉस्ट अकाउंटेंट, फिर से वही बात, प्रैक्टाइजिंग और नॉट, या फिर एनी अदर प्रोफेशनल। अच्छा, एनी अदर प्रोफेशनल में जैसे बेटा लॉयर आ जाते हैं, एमबीए फाइनेंस के लोग आ जाते हैं, लॉयर्स, एमबीएस, ये लोग इंटरनल ऑडिट कंपनी का करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड बात, कैन बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो जो इंटरनल ऑडिटर है ना बेटा, वो जरूरी नहीं कि कोई बाहर वाला ही हो, वो अंदर वाला भी कोई हो सकता है, कोई कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है बेटा। लेकिन इस केस में ना बेटा एक प्रॉब्लम रहती है, और वो प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉय को कंपनी का इंटरनल ऑडिटर बनाओगे ना, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर उसके पास दखल दिया जाएगा बेटा, उसके काम में दखल दिया जाएगा, डायरेक्टर्स उसके काम में क्या देंगे? दखल देंगे। तो बेटर रहता है, ज्यादा बेटर यह है कि इंटरनल ऑडिटर कोई बाहर वाला हो, क्योंकि अगर बाहर वाला होगा ना, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर, जोर जबरदस्ती नहीं होगी, वो फ्रीली काम कर पाएगा। लेकिन अगर वो इंप्लॉय होता है तो वो बेटा इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इंटरनल ऑडिटर किसी इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकते हो, या आप किसी फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हो। पक्का बेटा? अच्छा, अगर मैं एक बार बात करूं बेटा, इंटरनल ऑडिटर के फंक्शंस क्या होंगे? बेटा इंटरनल ऑडिटर के फंक्शंस क्या होंगे? सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं बेटा, एज डिसाइडेड बाय बोर्ड और ऑडिट कमिटी। अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड है तो बेटा इंटरनल ऑडिटर क्या काम करेगा, वो अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने उसको अपॉइंट किया है। और उसको अपॉइंट बेटा वैसे ऑडिट कमिटी करती है, लेकिन अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो उसे अपॉइंट करता है बोर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने उसे अपॉइंट करा है वो ही डिसाइड करेगा कि उसने करना क्या है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, वही डिसाइड करेगा। वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, वही डिसाइड करेगा जो अपॉइंट करेगा। पीरियोडिसिटी, वो कितने टाइम में ये फंक्शन, हर 3 महीने बाद करेगा, 6 महीने बाद करेगा, तरीका क्या होगा, मेथडोलॉजी, ये सब बेटा कौन डिसाइड करेगा? जिसने उसको अपॉइंट किया है। वैसे अपॉइंट कौन करता है? ऑडिट कमिटी। लेकिन ऑडिट कमिटी अगर नहीं है तो बेटा बोर्ड। पक्का बताओ, क्लियर हुआ सबको? बस बेटे, ये आपका चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, सेक्शन 138। कॉपी कर लो, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नया चैप्टर शुरू करेंगे, कंपनीज एक्ट का लास्ट चैप्टर। चलो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।